मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीजीएल सुपर सेट 4 में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस सेट को करेंगे और इस सेट में आप ये समझिए पॉलीगन के बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे। मैं सवाल पर ही फोकस नहीं रहूँगा बल्कि उस सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साथ-साथ आपको बताता चला जाऊँगा ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा खासा तैयार हो जाए एक सेट के बाद। जो हम कहते हैं ना कि यार एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सच बात ये है कि एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एनालिसिस मैं ही आपको करा दे रहा हूँ मैथ वाले सेक्शन में। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। कहता था साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज हाफ द साइड ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कहता है कि नियमित अष्टभुज की एक भुजा एक नियमित चतुर्भुज की भुजा की आधी है। यदि चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो अष्टभुज का परिमाप ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, चतुर्भुज का मतलब है जिसकी चार भुजाएं। तो चार भुजाओं का परिमाप 20 है तो इसका मतलब हर एक भुजा कितनी आई, माफ करना, तो हर एक साइड आई 5। और सवाल ने खुद ही कहा कि भैया ऑक्टागन की जो साइड है वो हाफ साइड है क्वाड्रिलेटरल की, और क्वाड्रिलेटरल के बराबर में लिखा वर्ग। तो अगर वर्ग की एक भुजा 5 है तो ऑक्टागन की साइड की जो लेंथ होगी वो होगी 2.5 या 5/2, जो मर्जी आप कह लो। अब सवाल ने क्या कहा कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ऑक्टागन, तो ऑक्टागन का परिमाप क्या होगा। तो देखिए यार, ऑक्टागन में 8 भुजाएं होती हैं, एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर है तो 8 भुजाएं कितनी होगी, 25 8 200 यानी 20। तो मेरा आंसर आ गया 20। लेकिन इस पे कुछ रिजल्ट भी हमें समझ लेने चाहिए। देखिए यार, ये ऑक्टागन है जिसकी 8 साइड है, इसका हर एक इंटरनल एंगल 135, एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री होता है। पहली चीज, ठीक है जी। दूसरा, इसमें कुल मिला के 20 डायगोनल होते हैं। डायगोनल का फार्मूला वही है मेरे बच्चे, n इंटू एन माइनस 3/2। क्लियर है। इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम 1080 और एक्सटीरियर का सम 360 होता है। हर एक इंटीरियर 135, एक्सटीरियर 45 होता है। पैरामीटर जो होगा वो 8 गुना भुजा हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो मेन डाटा है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। वो रहता है 2 इंटू में √2 प्लस 1 इंटू में साइड स्केयर, 2 गुना √2 जमा 1 गुना साइड स्केयर। ये मेरे बच्चे इसका फार्मूला रहता है। इसी पे बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। जैसे एक रिजल्ट आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आपको वर्ग दे देगा और वर्ग की भुजा दे देगा ए सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे दी। अब सवाल में क्या कहेगा कि भैया वर्ग की भुजा दे दी, ना सॉरी, वर्ग की भुजा नहीं, इसकी स्क्वेयर की साइड दे दी वाई सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा वाई सेंटीमीटर। अब सवाल में आपको ये कहेगा कि यार हमने क्या किया इसके अंदर, हमने ये काम किया कि इसके कोनों को काटा और कोनों को काट के एक ऑक्टागन बना दी। इस तरीके से कोनों को काट के एक ऑक्टागन बना दी, अष्टभुज बना दी। तो आपसे सवाल में कहेगा कि यार ऑक्टागन की साइड की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगा, क्या होगी अगर स्क्वायर की साइड दे रखी है। तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना, साइड ऑफ ऑक्टागन जो होगी वो y इंटू √2 माइनस 1 होगी। y का मतलब वर्ग की भुजा और √2 माइनस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ऑक्टागन की साइड निकल के आ जाएगी। दूसरा, इस तरह से ना सैडेड पोर्शन का एरिया बहुत बार पूछा जाता है। जब इसको आप मिलाएंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है जी, पहली चीज ये रेक्टेंगल बन जाता है। दूसरा, ये एरिया 2 होगा तो ये एरिया 4 होगा तो ये वाला एरिया 2। इन बातों को भी ध्यान रखना, इसमें बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं आगे। कहता है ये त्रिघात समीकरण है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके मूल है एक्स वाई और जेड। तो कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करिए। देखिए यार, मूलों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आएगी -4, तो माइनस माइनस 4, और ए की वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1, तो आंसर आ जाएगा 4। लेकिन इस बारे में हमें डिटेल में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। और अरे हमने क्यूबिक का लिखा ही नहीं, सॉरी, हाँ ये रहा क्यूबिक इक्वेशन। ये मेरे प्यारे बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसकी मैक्सिमम घातांक 3 होती है। इसमें रूटों का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है जी। ठीक है। द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये रहता है मेरे बच्चे सी अपॉन ए। यानी ये बड़े अच्छे रिजल्ट है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि इन पे सवाल पूछे जाते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में जैसे आप जानते हैं कि भाई अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो बहुत बार सवाल में ऐसा पूछा गया है कि भैया इसके फैक्टर्स का, क्यूबिक पोलिनोमियल के सभी फैक्टर्स का सम निकालिए। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा और फिर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस को मिलेंगे, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो माइनस से माइनस कट के आ जाएगा ये। तो 3x प्लस बी बाई ए, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला होता है जिस फार्मूले को हमेशा आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ फैक्टर्स का। अब आते हैं दोस्त क्यूबिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, और मेरे बच्चे फैक्टर्स का सम अगर पूछा जाए तो वो होता है 2x प्लस बी बाई ए।
फैक्टर्स होते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जब जोड़ेंगे तो 2x माइनस को बना के अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी पाई है। तो ये चीजें रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और यही हमारा उद्देश्य है कि आपके रिजल्ट सारे क्लियर कट रहे हैं। देखिए यार, कहते हैं त्रिभुज एबीसी है, उसका हमें केंद्रक दे रखा है, ये कोई ट्रायंगल है भाई, ठीक है जी, इसका केंद्रक दे रखा है जी, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 5, और शीर्ष ए, ये कोई शीर्ष मान लेते हैं ए, इसकी वैल्यू है 2 3, पर स्थित है यदि बिंदु डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये बी ये सी, कहता है यहां कोई पॉइंट है डी, और ये लाइन मेरे बच्चे हम इसे ऐसे मिला के खींचेंगे, तो सवाल में ये कहेगा कि डी के निर्देशांक ज्ञात करिए, ये वाला वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि जी सेंट्रोइड है, केंद्रक है, तो केंद्रक जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऑप्शन से पॉइंट ले लूं और फिर करके देखूं कि 4 किस में आ रहा है। कैसे करें? देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट एक्स है। अगर ये वाला पॉइंट एक्स है तो आप करोगे क्या कि 2 को गुना करोगे एक्स से तो 2x, और 1 को गुना करोगे 2 से 2, और बटे में करोगे मेरे बच्चे 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये 4 के बराबर आएगी। तो सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 2 उधर ले जाके घटाएंगे तो 10 आया, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया। अब y की वैल्यू या तो 6 होगी या 8 होगी। अब y को भी चेक कर सकते हैं। कैसे y को चेक करें? तो मान लेते हैं ये y है, तो मेरे बच्चे 2 को y से करेंगे 2y, 1 को 3 से करेंगे 3, और बटे में आएगा 2 और 1 3, और ये वाली वैल्यू है y की वैल्यू ये वाला है 5। तो देखो यार, 3 को 5 से क्या 15, 3 उधर जाएगा माइनस का, 15 में 3 गया 12, 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 5 6। आइए भाई, देखिए यार, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई ट्रायंगल और उसके तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, और उसमें अगर आपसे सेंट्रोइड यानी केंद्रक का शीर्ष पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 का जोड़ बटे 3, y1 y2 y3 का जोड़ बटे 3। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताइए, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको अपोजिट साइड की लेंथ भी चाहिए, यानी ये ए, ये बी, ये सी। तो फिर क्या करते हैं, ए को x1 से गुना करना है, बी को x2 से गुना करना है, और सी को x3 से गुना करना है, और सबको जोड़ के बटे में a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही y के साथ करते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 y3, फिर x2 y3 y1, फिर x3 y1 y2। फार्मूला याद रखना, x बाहर रहेगा, और 123 231 312, यानी उसको रोटेट करते रहना, ये एरिया का फार्मूला आता है। आइए भाई, कह रहे कॉमन इंटरनल टेंजेंट कनेक्टिंग टू सर्कल इज 9 सेंटीमीटर लो। कहता है दो वर्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ये दो सर्कल है, कहता है इनको जोड़ने वाली आंतरिक स्पर्श रेखा, इसे हम बोलते हैं कॉमन इंटरनल जो टेंजेंट बोली जाती है, इसी को हम ट्रांसवर्सल टेंजेंट भी बोलते हैं, कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल टेंजेंट भी बोलते हैं, सल टेंजेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है कि ट्रांसवर्सल। जब भी ये बोला जाए ना कि आंतरिक स्पर्श रेखा, जब वो अंदर से ऐसे क्रॉस आती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। अब कहता है इसकी जो लंबाई है, दो वर्तों को जोड़ने वाली, इसकी लंबाई रखिए 9। आपने कहा ठीक है। दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है 15। कहता है यार ये दूरी इधर रखिए 15, बिल्कुल ठीक है जी। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कहता है यार ये रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो कहता है छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, अगर आप मूर्ख हैं तो आप फार्मूले की ओर से आएंगे, अगर आप समझदार हैं तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई 9 और 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, 9 12 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 8 में क्या जोड़ने के 12 है 4, तो आंसर आएगा 4। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट उठाते हैं, ये कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट का फार्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात, ये छोटे वाले की रेडियस हुई यहां से यहां तक की, ये छोटे वाले की रेडियस हुई। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। अब मैं बड़े वाले की जितनी रेडियस है ना मेरे बच्चे, बड़े वाले की जितनी रेडियस, उतनी रेडियस नीचे बढ़ा देता हूं आगे, ये हो गई कैपिटल आर। तो जितनी ये टेंजेंट की लेंथ है ना, वही लेंथ यहां आ जाती है। तो ये 9 है, ये वाली लेंथ 15 है, ये वाली लेंथ 15 है, ये वाली लेंथ 9 है, तो ये नेचुरल है 12 आनी है। अब बड़े वाली रेडियस 8 थी, तो 12 में से ये 8 घटाएंगे तो ये क्या बची 4, या फिर आप ये
ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का फार्मूला लगा के भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का सूत्र होता है, वो ट्रांसवर्सल का होता है। दूसरा, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ बोथ रेडियस का स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं और उनके बीच का एक कॉमन सर्कल हो और ये कॉमन टेंजेंट है, तो इस सर्कल की रेडियस के साथ रिलेशन बनता है 1/√c इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। ये कुछ रिजल्ट है जिन पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, आइए भाई। मेरे भाई ये सीजीएल सुपर सेट है। मैं जितने भी सीजीएल में सेट हुए थे उनमें से मैं मेन सेट उठा रहा हूं जिनमें अच्छे सवाल पूछे गए। सवाल देखिए, कहते हैं डेकोरेटिव कॉलम इज मेड इन द शेप ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन प्रिज्म, द साइड ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। कहता है हेक्सागन है, आधार एक सम षष्टभुज है, ठीक है जी, मुझे समझाना इसलिए बना रहा हूं। कहता है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। द कॉलम इज बिल्ट फ्रॉम मल्टीपल सेक्शन एंड देयर हाइट फ्रॉम एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। देखिए ये हर सेट में सवाल पूछा है। कहता है कि हर सेक्शन में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ती चली जाती है और पहले वाले सेक्शन की 5 सेंटीमीटर हाइट है। यानी इस तरीके से पहले वाले की 5 है, फिर 7 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 11, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो आपको पूरी की हाइट निकालनी होगी। तो 5, 7, 12, 12 और 9 21, 21 और 11 निकालेंगे तो ये आ जाएगी 32, यानी हाइट आ गई 32। अब कहता है कि टोटल वॉल्यूम बताइए। तो देखो यार, वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया। बेस हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ए का मतलब 10, 10 का वर्ग 100 इंटू में हाइट। हाइट कितनी है जी? 32। देखो दो काटा 16, 16 को 3 से किया 48, 48 को 100 से किया 4800 यानी ऑप्शन सी। अब मैं इसमें डिविजिबिलिटी या कुछ भी लगाऊं तो बेवकूफी है, क्योंकि सवाल सिंपल है, जल्दी से हो जा रहा है। देखिए भाई, कहते हैं एक ऊर्ध्वाधर खंभा टीएफ का आधार एफ जमीन पर स्थित है। कहता है यार एक खंभा है, इसका आधार जो है वो एफ जमीन पर स्थित है, ये एफ पर स्थित है, दिस इज टी। बिंदु ए से एफ, बिंदु ए से जो एफ से 25 मीटर की दूरी पर है, टी का उन्नयन कोण x डिग्री। ये कोई पॉइंट है ए, यहां मान लेते हैं ए पॉइंट। कहता है 25 सेंटीमीटर दूर है भाई। कहता है इसका उन्नयन कोण जो है मेरे बच्चे वो x डिग्री है, समझने के लिए। कहता है बिंदु y जो f से 75 मीटर दूर है, यहां f से 75 मीटर दूर यहां कोई पॉइंट है b, ये डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो जा रखा है ये y डिग्री जा रखा है। आपने कहा ठीक है। कह रहा खंबे की ऊंचाई है 25√3, 25√3, 25√3। तो कहता है यार x और y का जोड़ निकाल के बताइए क्या होगा, x और y का जोड़ निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा सवाल को। पहला तरीका, इस वाले में अगर रेशियो लें तो 25 से कम 25, 25√3, यानी ये आया √3, ये 1, तो √3 1 जो बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री होगी। आपने कहा ठीक है। अब हम आते हैं y के केस में। तो यहां से काटेंगे तो 25 दिए 75, बिल्कुल ठीक है, और √3 से इसको काटेंगे तो आएगा √3, रेशियो लेना होगा। तो यह आया मेरे बच्चे 1:√3। तो 1 और √3 जो रेशियो आता है ना, वो किसका आता है जी? तो आप कहेंगे वो 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो 60 और 30 90 मेरा राइट आंसर आ गया। दूसरी बात यह है मेरे बच्चे कि हमें वैसे भी एक चीज ट्रिक याद होगी कि जब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब दोनों का कोण 90 डिग्री होते हैं, तो इसका वर्ग इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है और उसका वाइस वर्सा भी। तो अगर मैं इसका वर्ग कर रहा था तो यह है 25√3 का वर्ग, तो 25 का वर्ग गुना √3 का और 3, ये बराबर होगा 25 गुना 75, और ये हो भी रहा है बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों ही कोणों का जोड़ 90 डिग्री। भाई यही तो हम बनाते थे ना कि अगर ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री है और ये हाइट h है और ये a है और ये लेंथ b है, तो हम ये कहते थे कि भाई h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ab होगी। तो अब इसका उल्टा भी है कि अगर h स्क्वायर की वैल्यू ab है तो इसका मतलब ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री। आइए दोस्त, कहता है एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, इस लेन देन से 10% का प्रॉफिट होता है। यदि अर्जित लाभ 300 है तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा जाता, तो कहता है यार विक्रय मूल्य ज्ञात करके बता दो क्या हो जाता। अब देखिए यार, तीन चीज होती हैं, सीपी, एसपी, एमपी।
अब कह रहा है यार हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेचा। अगली लाइन में कह रहा है इस लेन देन से लागत मूल्य पर 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10वीं चीज खरीद के 1 का लाभ लेके 11 में बेचा। ये बात भी सही है। कहते हैं यदि अर्जित लाभ 300 रुपए, 300 रुपए का हमें कुल मिला के लाभ हुआ है तो उसके अंकित मूल्य पर अगर उसे 300 रुपए 30% छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। मैं कह रहा हूं कि पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं। तो यह आया 40, यह आया 44 और यह आया मेरे बच्चे 55। आपने कहा हाँ इतनी बात सही है। पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 40 की चीज 44 में तो 4 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 4 की जो चीज है वो 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 की वैल्यू 300। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 आई। अब कह रहा है कि अगर इस मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो 55 का 30% निकालेंगे तो आएगा 16.5, 55 थी 165 होता है। यानी अगर 16.5 के डिस्काउंट पे चीज हम बेचें तो बिकेगी कितने में। तो आप कहेंगे 55, या आप इतना भी ना जाएं। अब आपको यह पता है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75 और हमारा मार्क प्राइस कितना है जी 55 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, मार्क प्राइस है 55 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर हम 30% के डिस्काउंट पे दे तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 यानी 10 की चीज 3 का डिस्काउंट दे के 7 में बेचेंगे तो इतने में बेच रहे होंगे। तो इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी और 1 यूनिट की वैल्यू है 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 है तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली चीज आंसर दशमलव में आया होगा तो यह आंसर नहीं है और यह आंसर नहीं है। आप कहें दशमलव में क्यों आया होगा, क्योंकि सर 2 ऊपर कहीं पे भी नहीं है, 5 तो है तो दशमलव तो आएगा ही और 1 जीरो आ रहा है। दूसरा आपको ये बात भी पता है कि 5 से एक ओड नंबर को गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा और नीचे 10 है तो यानी डेसिमल के बाद 5 आना चाहिए, यहां डेसिमल के बाद 6 इसलिए कट गया तो बचा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए भाई उत्तरी का बहुत बड़ा सवाल है। अब आप खुद सोचिए कि इन सवालों को पढ़ने में भी तो वक्त लगेगा, ऐसा थोड़ी कि बिना पढ़े सवाल हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि भाई एक बैग है जिसमें 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के हैं, किस अनुपात में सिक्के हैं भाई। तो आप कहेंगे जी सिक्के हैं 2:3:4 में, 2:3:4 में सिक्के हैं और जो टोटल पैसा है वो है 200 रुपए। तो कहता है यार बताओ कौन सा आंसर होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम इस सवाल को डिटेल सोल्व कर लें। डिटेल सोल्व करें तो भैया उसने नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो 2 3 4 है और 5 2 1 है। तो हम ऐसे कहेंगे कि देखो यार 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं और नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4 दे रखा। आपने कहा ठीक है, तो यहां से अगर मैं वैल्यू का रेशियो निकालूं तो भाई 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए बना, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए बना और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपए बना, माफ करना 4। तो टोटल धन 6 4 10 10 20 यूनिट बना, जबकि दे रखा है एक्चुअल में 200। तो इसका मतलब हर यूनिट की वैल्यू 10 होगी। तो अगर हर यूनिट की वैल्यू 10 है तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो 16 सिक्के हैं 5 रुपए के, यहीं से पकड़ते हैं। तो भाई 5 रुपए के 2 सिक्के थे, अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, यानी 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। यहां 5 रुपए के 16 सिक्के हैं, गलत है। यहाँ 5 रुपए के 20 सिक्के हैं, यहाँ 5 रुपए के 25 सिक्के हैं, यहाँ 5 रुपए के 18 सिक्के। तो एक ही ऑप्शन आया, दैट इज ऑप्शन बी। एक तरीका तो ऐसा डिटेल करने का। दूसरा तरीका यह है कि हम ऑप्शन से सवाल को तोड़ लें, ऑप्शन से सवाल को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे भाई, 16 सिक्के 5 के तो 80 रुपए बन गया, 24 सिक्के 2 के तो 48 रुपए बन गया और 32 सिक्के 1 के तो 32 रुपए बन गया। तो 48 और 32 हो गया कितना, 80 और 80 160। ये तो आंसर ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि धन बनाना है 200, यानी पहला ऑप्शन गलत है। अब आओ दूसरे पे। 20 रुपए के 5 सिक्के तो 100, 30 रुपए के 2 सिक्के 60 और 40 रुपए का एक सिक्का 40, 40 60 100 100 200, ये वाला सही है। अब यहां आते हैं, 25 5 के 125 रुपए, 35 2 के 70 रुपए और 45 सिक्के जोड़ोगे तो 200 से ज्यादा चला जाएगा, तो यानी ऑप्शन गलत है। अब यहां 18 5 90, 27 दूनी 54 और 36 ये हो गया, तो ये भैया 200 ये नहीं बैठेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो एक तरीका है कि हम ऑप्शन से धीरे धीरे करके निकलें, या दूसरा तरीका है सोल्व करके निकलें, मर्जी अपनी है। मुझे ऑप्शन ठीक लगा। देखिए भाई, सवाल ने कहा एक दुकानदार ने घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए रखा, मार्क प्राइस है 800 रुपए। कहता है सबसे पहले हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तो भाई 15% की फ्रैक्शन लिखो या आप सीधा लिख दो भाई 85% पे हमने चीज बेच दी।
तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि यार ऐसा किया तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन इक्वल टू 5, यानी 5 में चीज खरीदी तो 1 का लाभ लेके 6 में बेची, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इस कीमत को, तो कहता 5 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो ये हुआ कॉस्ट प्राइस। एक तरीका है ये। हाँ जी, फिर दूसरा भी समझाता हूं। अब जैसे ही आप इस सवाल को करोगे तो आपको ये देखना है कि यार इसके अंदर है ना 2 और 3 है, 2 0 कट गया, 2 से काटोगे 4, 3 बच गया, 3 ना इससे कट रहा ना इससे ना इससे। अब 3 जब भी बटे में आएगा ना तो आंसर के आखिर में या तो 3 3 3 होगा, या आंसर के आखिर में 6 6 6, और जब लगभग किया जाता है तो इसको तो 3 3 ही लिखा जाता है, लेकिन ये 5 से बड़ा हो जाता है अगला डिजिट तो इसको बढ़ा दिया जाता है, लगभग में 6 7 लिखा जाता है। अब देखना कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यार यहाँ 4 7 है हटा दो, यहाँ 3 6 हटा दो, यहाँ 3 4 है हटा दो, क्योंकि या तो 3 3 आएगा या 6 7 आएगा, और 6 7 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, कहां आप इसी मेरे चैनल पर आएंगे, और इसी चैनल में मेरे प्यारे बच्चों यहां मैंने 8 वीडियो डाली है कैलकुलेशन बूस्टर ट्रिक, कैलकुलेशन की मैंने बहुत सारी चीजें कराई हैं, लेकिन ये वो स्मार्ट चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आपको पेपर में करना चाहिए। आइए मेरे भाई, कहता है यार सी ने 6,000 रुपए उधार लिए 15 मार्च 2023 को और पैसा चुका दिया 15 सितंबर 2023 को 10% की रेट से, तो बताओ यार कितना पैसा उसे चुकाना चाहिए। तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई 10% ब्याज है पूरे साल का, तो 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 5%, तो 6,000 का 5% बना 300, तो 6 महीने का ब्याज हुआ 300, 6,000 रुपए प्रिंसिपल, 3,300 रुपए ब्याज, तो इसका मतलब आपको जो चुकाना होगा वो चुकाना होगा 6300 रुपए। कहते हैं 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति टावर के विपरीत दिशाओं में खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण इतने और इतने डिग्री पाता है। देखो यार ये टावर है, एक आदमी इधर देख रहा है, मतलब एक चीज को, दूसरे इधर देख रहा है। कहता है ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आप एलिवेशन की तरह लीजिए, ये 30 और 45 डिग्री है। अब कहानी ये है कि 120 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है जी, 30 और 45 है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी याद करो, 45 डिग्री बनाता है ये साइड एक, तो ये भी एक, 30 डिग्री बनाता है ये साइड एक, तो ये √3, तो ये तय हुआ कि इन दोनों कारों के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी √3 + 1 यूनिट, और मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो √3 + 1 की वैल्यू कितनी बनाई, तो आंसर आ जाएगा 120 गुना √3 जमा 1, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो। कहते हैं यार दो समरूप, ये शब्द बहुत जरूरी है, समरूप, समरूप का मतलब होता है दो ऐसे ठोस अर्धगोले जो समान है, कहता है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कहता है इन्हें पिघलाया गया और एक गोला बनाया गया, तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई कहे वो ये रहा है, कहता है कि ये कोई गोला है, ये कोई अर्धगोला है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि ऐसा ही एक गोला और है मेरे बच्चे, हमने कहा ठीक है। अब अगर सेम ही चीज को ऐसे उल्टा कर दें, ऐसे देखना, इसी को उल्टा कर दें, दोनों की रेडियस सेम है, कह रहे एक के ऊपर दूसरा रख दिया, तो भाई दूसरा रख दोगे और दोनों की रेडियस सेम है और समरूप अर्धगोले हैं, तो नेचुरल है पूरा गोला बन जाएगा। भाई दो, एक गोले से दो बराबर बोले काटी आधी आधी, और उनको दोबारा गोले के ऊपर रख देंगे, मतलब मिला देंगे तो नया गोला बन जाएगा, तो यानी गोले की रेडियस भी वही हो जाएगी जो अर्धगोले की है, मतलब 21 सेंटीमीटर। नहीं तो मूर्खों वाला तरीका यह है कि दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालो, बड़े गोले के बराबर रखो। आइए भाई, कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी वृत्त का व्यास है, कोण एसीडी का मान इतना है। देखिए मेरे भाई, कोई चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ऐसी चतुर्भुज जिसको चक्र बना हुआ, और ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी लगा लेता है, ऐसे ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सवाल क्या कह रहा है भैया, कहता है ए सी डी का मान 40 है, ए सी डी ये वाला मान है मेरे भाई 40 डिग्री। अब ए बी अगर डायमीटर है तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल ठीक है, ये 90 है ये 40 है, तो 90 और 40 कितना हो गया जी 130। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 130 है, तो ये 50 डिग्री होगा, और यही सवाल ने पूछा है कि भाई बी ए डी का मान ज्ञात करिए, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 50 डिग्री। कितना होगा मेरे भाई 50 डिग्री। देखिए यार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ खास बातें होती हैं, वो रिजल्ट एक बार समझ लेते हैं। पहली चीज, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है बाह्य कोण, वो इसके अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है।
ठीक है जी। अगली चीज देखिए यार, इसे बोला जाता है टॉलमी थ्योरम। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री मेजर्स ऑफ द मेजर ऑफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि जो विकर्ण है ए सी और बी डी, इन दोनों विकर्णों की लंबाई का जो योग होगा इन अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के जोड़ के बराबर होगा। यानी ये साइड इंटू ये साइड का गुना कर लो, ये साइड और ये साइड का गुना कर लो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के जोड़ के बराबर होता है डायगोनल का सम। और अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाता है और ऐसा हो जाए कि उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सर्कल को टच कर रही हो, तो अपोजिट साइड का जो जोड़ है, यानी इन दोनों भुजाओं का जोड़ और इन दोनों भुजाओं का जोड़, वो हमेशा ही जोड़ मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है। ये तब होता है जब कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच करे। आइए, कहता है यार ये वाली वैल्यू बताइए। तो भाई फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 और 4 7, और यही आपसे पूछा हुआ है क्योंकि उसका 2a भी तो लिखा ही हुआ है उसने। आइए मेरे दोस्त बताइए। देखिए यार, आप ये बात जानते हैं कि किसी भी नंबर के अगर आखिरी डिजिट 5 है तो इसका वर्क करने का तरीका है कि 5 का वर्ग लिखो 25 और 6 से अगला नंबर 7, 42 25 ऐसे ही आता है। तो इसका उल्टा भी है, ये 25 है तो ये 5 आएगा। अब ये देखो कि 72 किन दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो आप कहेंगे 8 और 9, तो छोटे वाला नंबर लगा दो बस। यहां 25 लिखो यानी 5 आएगा। 12 किन दो नंबर का प्रोडक्ट है, 3 और 4, तो ये 3 आगे लगा दो। तो भाई 85 में 35 गया 50, 50 का 1/5 करेंगे तो 10वां हिस्सा। देखो भाई, का मतलब होता है गुना। अब 25 से कम 25, 25 थी 75। अब देखो 3 को गुना करेंगे 3p और यहां है p, तो p उधर जाएगा तो 2p आएगा मेरे भाई। ये -3q इधर लाओगे तो प्लस का q 4q आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां से p अपॉन q का रेशियो निकालोगे तो यह आ जाएगा मेरे बच्चे 2/1। 2/1। क्या मेरी बात समझ पाए? तो 2/1 हमसे देख लीजिए कहां है, तो ऑप्शन बी। आइए भाई, कहते हैं एक व्यक्ति ने 2200 रुपए की कुल राशि को 3 अलग अलग साधारण ब्याज योजनाओं में निवेश किया जिनकी वार्षिक दर 4, 5 और 10% थी। साल के एंड में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ यार 5% साधारण ब्याज पर कितना पैसा निवेश किया गया। देखिए यार, सिंपल इंटरेस्ट में दो केस बड़े बनते हैं। जब सारी योजनाओं से अगर साधारण ब्याज बराबर मिले या सारी योजनाओं से हमें मिश्र धन बराबर मिले, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिले या अमाउंट इक्वल मिले, तो दो रिजल्ट होते हैं, समझिए उनको। अगर मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज इक्वल मिल रहा है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है 1/R1T1 R2T2 R3T3। अगर मुझे R का निकालना है तो यहां P आ जाएगा, अगर मुझे T निकालना है तो यहां P1 R1 हो जाएगा। यही चीज अगर अमाउंट में आए कि अगर अमाउंट इक्वल है तो उसमें बस यहां 100 और जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना। तो मैं वापसी सवाल पे आता हूं। देखिए यार, कहता है एक साल के आखिरी में, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 1/4 ही रहा, 1/R1T1। दूसरे में 5 को 1 से करेंगे 5 ही रहा, और 10 को 1 से करेंगे 10 ही रहा। अब 4, 5, 10 का एलसीएम उठाएंगे तो आएगा 20, 20 से सबको गुना कर दो। देखो 4 से काटा 5, 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, तो अनुपात आया 5, 4, 2। अब 5, 4, 9 और 2 11, 11 दूनी 22, तो 1 यूनिट 200, तो इसकी वैल्यू पूछे 2 चौक 800। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां करेक्ट आंसर। इन दोनों केसेस को याद रखना। देखिए यार, कह रहे एक समकोण वृत्ताकार शंकु को, ये कहता है कोई शंकु है, इसको इसके आधार के समानांतर काटा गया। ठीक है जी। कहता है एक फ्रस्टम बनाया गया, मूल शंकु की ऊंचाई 30 है। कहता है ये हाइट जो है ये 30 है, बिल्कुल ठीक है, और शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे काटा जाता है। एंड कट इज मेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर की हाइट पर हमने इसे काटा है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, इनकी हाइट का रेशियो क्या है? 1/3। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? 1 का क्यूब 1, तो 3 का क्यूब 27, यानी पूरे का वॉल्यूम होगा 27। तो 27 में 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 26। और हमसे ये पूछा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम और पूरे शंकु के वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो आंसर हो जाएगा 26:27। हमेशा ये रखना कि जो साइड का रेशियो है बस उनका क्यूब करते रहेंगे तो उन बड़े पार्ट के वॉल्यूम आते रहेंगे। और मान लो इस फ्रस्टम का चाहिए तो इसके क्यूब में से ये क्यूब हटा देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। आइए जी, कहता है इनको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। तो देखिए यार, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है इन दोनों को जोड़ के आधा करना। 7, 3, 10 का आधा 5, 8, 4, 12 का आधा 6, तो 5, 6 यानी ऑप्शन ए। ये मेरे बच्चे अगर इंटरनल डिवीजन करना हो
किसी भी दो पॉइंट को या किसी लाइन को m/n में बांटना हो तो फार्मूला होता है कि भैया इस m को x2 से भी गुना करना और y2 से, x2 से भी और y2 से, और इस n को x1 से भी y1 से भी, और बटे में m+n लिखना है। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो ये फार्मूले मेरे भाई याद रखना है। मिड पॉइंट निकालना होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। आइए भाई, कहता था नंबर ऑफ डायगोनल इन ए हेक्सागन। तो भाई डायगोनल का फार्मूला होता है n × n - 3/2। हेक्सागन में 6 भुजाएं होती तो 6 में 3 गया 3/2, 6 × 18, 18 का आधा 9, यानी ऑप्शन बी। पॉलीगन में भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना, एक्सटीरियर एंगल का सम इतना, डायगोनल का फार्मूला ये रहता है। आओ भाई देखिए यार, इस तरीके के सवाल आएंगे ना तो इन्हें डिटेल मत करने जाना, क्योंकि ये एक ही लाइन का मतलब इक्वेशन है और डिटेल करना इसको बहुत लेंदी हो जाता है। तो बेटर तरीका क्या है कि एक्स की वैल्यू पूछी, ऑप्शन से वैल्यू उठाते हैं, जैसे 6 उठाते हैं। अब 3 में ऐसा नंबर जोड़ना है कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो 3 में 6 जोड़ा 9 बन गया, 3 में 7 जोड़ा 10, 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 जोड़ा 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 5 जोड़ा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही होगा आंसर। 3 और 6 9, 9 का वर्गमूल 3, और 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्गमूल 2, 3 और 2 5 सेटिस्फाई हो गया, यानी ऑप्शन ए। आइए भाई, कह रहा है यार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इतना है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे। कोस, ऐसे तो इसको सिंपल ही कर लेते हैं यार। कैसे? मैं साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही खोल देता हूं, 1 - कोस स्क्वायर, और यहां कोस स्क्वायर है ही, तो माइनस माइनस -2 कोस स्क्वायर, और ये 1 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस, तो 1/2 से 1 घटाएंगे तो बचेगा -1/2। माइनस से माइनस कट गया तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4, और यही आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, साइन 2a का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 2 sin a cos a, और इसी को 10 में बनाते हैं तो 2 tan a / 1 + tan square a। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर, या 2 cos स्क्वायर -1, और 10 में बनाएंगे तो 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। आइए भाई, कह रहा है यार कोट की वैल्यू दे रखी है, तो हमसे पूछ रहा है कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए यार, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता क्या है? तो आप कहेंगे जी 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। कोट स्क्वायर ए है तो यही तो फार्मूला होता है। तो 1 तो है ही, यहां दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1/b मतलब बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो इन दोनों की गुना करेंगे तो एक्स से कट करके 2 आएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ना, ये आई कोट स्क्वायर की, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, तो आंसर होगा x² + 1/x² + 3, यानी ऑप्शन बी। आइए भैया देखिए यार मेरे बच्चे, यहां है 0.12 का क्यूब प्लस 0.06 का क्यूब, डिवाइड करना है 0.24 का क्यूब प्लस 0.12 का क्यूब। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, अगर मैं यहां से 2 का क्यूब कॉमन ले दूं, 2 का क्यूब कॉमन ले दूं, 2 का क्यूब कॉमन ले दूं यहां से, तो यहां बच यही जाएगा जो ऊपर है, यानी 0.12 का क्यूब, क्योंकि 12 दूनी 24, और यहां पे भी 0 6 बच जाएगा, और ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1/2⁵, यानी 1/8, और 1/8 का डेसिमल रूप होता है 0.125। हाँ जी। आइए भैया, यार देखिए सेम ही सवाल यहां है, यहां 0.1 है और यहां 0.5 है, तो यानी ऊपर वाले से मुझे कुछ नहीं करना, केवल 5 का क्यूब कॉमन लेना है, और 5 का क्यूब कॉमन लेते ही ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हूबहू सेम आ जाएगी, और कट के आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3, दैट इज 125। क्या आ जाएगा भाई? 125। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। जो ये प्लेलिस्ट बताई है, इन प्लेलिस्ट को बड़े ध्यान से देखिए, बड़े काम की चीज है। थैंक यू।